ये है बेटा कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर और अ बॉडी टू स्टोर द चार्ज। मतलब चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की, उसको हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, या कैपेसिटेंस कहते हैं। अब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि व्हेनेवर यू विल चार्ज अ कंडक्टर, तो उस पे चार्ज स्टोर होंगे, है ना। और चार्ज स्टोर होंगे तो ऐसा नहीं है कि यू कैन स्टोर एनी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी गिवन कंडक्टर। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब आप किसी भी कंडक्टर को, लेट्स से इफ आई हैव दिस कंडक्टर एंड इफ आई एम चार्जिंग इट, तो अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा? विद द चार्ज इस पोटेंशियल विल राइज, और पोटेंशियल राइज होगा। तो पोटेंशियल एक लिमिट तक राइज होने के बाद होता यह है कि जब इसके आसपास की जो एयर है, विच इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इन नेचर और इंसुलेटर इन नेचर, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल को उसके बियॉन्ड अगर आप और इंक्रीज कर दोगे, तो होता यह है कि उसके अराउंड जो एयर के पार्टिकल्स है उस पर चार्ज इंड्यूस होने लगता है। मतलब आपने कंडक्टर को चार्ज करा, लेट्स से दिस कंडक्टर इज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड यू आर चार्जिंग इट विद हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। तो इसके जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इसके अराउंड भी पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जो इसके पास के जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, इसके पास के जो एयर पार्टिकल्स होंगे उस पे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाते हैं। तो जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाते हैं, तो जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे सर, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये जो चार्ज है कंडक्टर का, इट विल स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द सराउंडिंग एयर। तो इस पे जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर को हम अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी कैन चार्ज इट। उसको हम किसी ऐसा नहीं है कि हमको उसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दे पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू दिस फिनोमेना of the neutralization of the charge due to the neighboring air particles। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो अप टू सर्टेन वैल्यू वोल्टेज चार्ज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई वी, वेयर सी इज दैट कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो सी है उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर की कैपेसिटी या कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और सी को हम लिखते हैं क्यू बाई वी। इसका मतलब है कि हर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन स्टोर चार्ज, बट हर कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो उस कंडक्टर के साथ कुछ चीजें आती हैं कि भाई उसका साइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। मतलब हम बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते ऑन अ कंडक्टर और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते ऑन अ कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं? हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। बट उस अरेंजमेंट को बनाते क्यों, उसको समझने से पहले एक बात समझो कि मान लो इफ आई हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, लेट अस से कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया है क्यू, इसको हमने चार्ज किया है क्यू। अगर हमें इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है कि चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज इट्स कैपेसिटी। बिकॉज हमने अभी लिखा था Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो C को हम लिख सकते हैं Q इंटू वी, वेयर V इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हमें मालूम है स्फेरिकल कंडक्टर का जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो स्फेरिकल कंडक्टर की वोल्टेज की वैल्यू होती है 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इट्स रेडियस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और कैपेसिटेंस की जो यूनिट है दैट इज फैराड। अब यहां से एक बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो कि इफ आई हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर और उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी मुझे 1 फैराड चाहिए, आई वांट द कैपेसिटी टू बी 1 फैराड। तो अगर मुझे उसकी कैपेसिटी 1 फैराड चाहिए, तो 1 फैराड कैपेसिटी होने के लिए व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस कंडक्टर और स्फेरिकल कंडक्टर, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दिस विल बी इन मीटर्स। और अगर आप यस इसको देखें तो दिस विल बी इवन ग्रेटर देन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब सिर्फ
1 फैराड कैपेसिटेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर, अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो ऐसा एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए होगा जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा हो, तब उसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो सकती है। इसका मतलब है बेटा कि पहली बात तो इसके 2 मतलब हमें समझ में आते हैं। इसका 2 मतलब ये ऐसे समझो कि एक तो ये है कि फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी यूनिट है। दूसरी बात ये है कि कंडक्टर की कैपेसिटी अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, तो उसका साइज़ इतना ज़्यादा होगा व्हिच विल नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर अस, ठीक है? तो लोगों ने सोचा कि भई करें क्या हम? करें क्या? तो लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया एंड दैट अरेंजमेंट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ अ कैपेसिटर। अब पहले तो एक बात समझ लेना और याद रखना कि कैपेसिटर इज़ नॉट द अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज, रादर इट इज़ एन अरेंजमेंट टू स्टोर एनर्जी। हाँ, बट उसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए या उससे एनर्जी लेने के लिए कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। बिना चार्ज के हम उससे वर्क नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं किसी इंसान को कहूँ कोई काम कर दो, तो उससे वो काम करवाने के लिए उसको उसके लिए कुछ देना पड़ेगा ना, ऑन बिहाफ ऑफ दैट उसको कुछ देना पड़ेगा। क्या मतलब चाहे आप उसको पैसे दें या आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, भाई खाना-वाना खिलवा के एनर्जी दे दें, जूस पिलवा दें, ठीक है? तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। तो वही मामला कैपेसिटर का है कि कैपेसिटर जो है आपका कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, बट उसमें एनर्जी स्टोर होने के लिए या उससे वर्क लेने के लिए आपको कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। तो कैपेसिटर इज़ नॉट द अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज, रादर इट इज़ एन अरेंजमेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एनर्जी आपको प्रोवाइड कब करेगा? व्हेन इट विल बी चार्ज्ड। अगर ये चार्ज हुआ तो आपको एनर्जी देगा, अगर चार्ज नहीं हुआ तो फिर वो आपके उसके अंदर की जो एनर्जी है वो आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर द एनर्जी। अब देखो कैपेसिटर का जो बेसिक मॉडल है वो क्या है? कैपेसिटर का बेसिक मॉडल है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट हम लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट, इट इज अ प्लेट, याद रहे, इट्स अ प्लेट, इट्स नॉट अ लाइन और इट्स नॉट अ लीनियर कंडक्टर, इट्स इटसेल्फ अ प्लेट व्हिच इज इटसेल्फ अ चार्ज्ड प्लेट, राइट? अब ये जो चार्ज्ड प्लेट है उसके कंडक्टिंग प्लेट, उसके पास हम एक अनचार्ज्ड कंडक्टर लाके प्लेस करते हैं। अब जैसे ही हम अनचार्ज कंडक्टर लाके प्लेस करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, इस पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे प्लस सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है तो इस पे माइनस सिग्मा विल बी द चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस। और मान लो कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और इसकी जो एरिया है लेट दैट एरिया बी ए, ठीक है? तो जब इसमें हम इसकी कैपेसिटी अगर हम कैलकुलेट करें, अब एक बात तो क्लियर है कि सर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स फ्रॉम जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हमें मालूम है कि सिंगल एक चार्ज्ड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द प्लेट और नेगेटिव की फील्ड विल बी टुवर्ड्स द प्लेट। तो दोनों की फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी ई नेट, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ sigma upon 2 epsilon naught, that will be equal to sigma upon epsilon naught. This will be the value of electric field in between the two plates. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला क्यों? क्योंकि सर कैपेसिटेंस अगर आपको फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका यही है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस हम कर सकते हैं। तो E इंटू डी अगर हम कर लें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो, चाहे वो कैपेसिटर हो या इट इज जस्ट अ कंडक्टर, किसी का भी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। आप चार्ज किसका कंसीडर करेंगे? तो चार्ज इन द कैपेसिटर इज टेकन एज द चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है उसको हम कैपेसिटर का चार्ज मानेंगे, ठीक है? और चार्ज की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए, बिकॉज आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो चार्ज डेंसिटी को आप चार्ज में कन्वर्ट करोगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी।
sigma and sigma cancels out, so epsilon naught A by B, this will be the value of the capacitance of parallel plate capacitor. और एक्चुअली में आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। वैसे क्या सर और भी कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, बट ये वाला जो कैपेसिटर आपके सिलेबस का है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पे और कहानी सुनाता हूँ, इरेज करूँ इसको? यस सर। ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक तो बात समझ में आ गई कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसमें जब भी आप इसको कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करने का, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ इसके, कि एनर्जी स्टोर्ड को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज रिटन एज हाफ इनटू सी इनटू वी का स्क्वायर, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वी इज नॉट द ओनली पोटेंशियल, रादर इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे भी याद रखिए कि हम पोटेंशियल को डिफाइन कर ही नहीं सकते, व्हाट वी डिफाइन इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल। दूसरा, इसी एनर्जी को लिखने का तरीका क्या है, इसी एनर्जी को लिखने का तरीका है हाफ इंटू क्यू इंटू वी, एंड द अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। So these are three ways of writing the potential energy stored in the capacitor, और electrostatic potential energy which is stored in the capacitor। ये तो तीन तरीके हो गए एनर्जी को लिखने के। अब इसके अलावा और क्या कहानी है सर? इसके अलावा कि कैपेसिटर एक से ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते हो, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो 1/c इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। और अगर यही कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू c1 प्लस ऑफ c2 प्लस ऑफ c3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो यस हो गया सर सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैपेसिटर की बात करें, और कैपेसिटर भी ऐसा जिसके दो प्लेट के बीच में वी डोंट हैव एनी अदर मीडियम अदर देन एयर, मतलब सिर्फ एयर प्लेस्ड है, तो उस केस में जो हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है हमारे कैपेसिटेंस का। अब क्या करते हैं, अब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक आर स्ट्रिक्टली इंसुलेटर्स, जिसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है ना। डाइलेक्ट्रिक हमारे ऐसे इंसुलेटर्स हैं, अब इस बात को समझो, नॉर्मल इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक में फर्क है। नॉर्मल इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट उसके थ्रू पास नहीं हो सकता, उसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी, कोई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा। बट ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिसको अगर हम, उसमें भी फ्री चार्जेस नहीं होते, इंसुलेटर में फ्री चार्जेस नहीं होते, डाइलेक्ट्रिक में भी फ्री चार्ज नहीं है, इसीलिए उसको भी हम इंसुलेटर कहते हैं। बट डाइलेक्ट्रिक और नॉर्मल इंसुलेटर्स में डिफरेंस ये है कि आप अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। समझ आई बात मेरी? ये यस फर्क सर। है सर इंसुलेटर में और डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर इंसुलेटर इज बेसिकली नॉट अ डाइलेक्ट्रिक, बट यस हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हर डाइलेक्ट्रिक अपने आप में एक इंसुलेटर जरूर होता है। ठीक है, अच्छा सर, तो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसको हम दो टाइप का कहते हैं सर, दो टाइप के हमारे डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, वन इज कॉल्ड एज पोलर, एंड अनदर डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दो प्रकार के हमारे डाइलेक्ट्रिक हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता हो। यस सक्षम, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर वो एक बार फिर से बता दो, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर का डिफरेंस। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर का डिफरेंस ये है कि अगर हम इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी, कोई उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई चार्ज सरफेस पे इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, और उसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। और सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, ना तो इंसुलेटर में फ्री चार्ज होता है, ना ही डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज होता है। तो इसलिए हमने बोला कि हर इंसुलेटर अपने आप में डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, बट हर डाइलेक्ट्रिक अपने आप में इंसुलेटर जरूर होगा। ठीक है,
यस अब सर। इस डाइलेक्ट्रिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, को हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, द अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है। ये आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, और उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वैल्यू भी कैलकुलेट करवाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो कुछ तो हमारे ऐसे डाइलेक्ट्रिक हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। बट बेटा, इसमें इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट जरूर होता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट आउटसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। अब इसका क्या रीजन है कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट होते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब ये है कि किसी एक की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर है तो दूसरा डाइपोल मोमेंट आपका इधर है, दे कैंसल्स आउट, है ना। इन जनरल व्हाट दे डू, दे कैंसल्स आउट ईच अदर। तो बिकॉज दे कैंसल आउट ईच अदर, तो हम ये कह सकते हैं सर कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। इंडिविजुअली मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, बट नेट डाइपोल मोमेंट कितना है सर, जीरो है सर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, ये वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड ऑन द सेम पॉइंट। इसका मतलब कि इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता। तो जब इंडिविजुअल नहीं होगा तो नेट तो वैसे ही जीरो होगा। तो डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के हैं। बट जब आप इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने ले लिया और इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट, which will provide you the external field. ठीक है, तो there will be an external field between these two plates. This is positively charged, this is negatively charged. एक external field है, मान लीजिए E नॉट। अब जैसे ही हम इसको रखते हैं ना, तो हमें एक बात मालूम है सर, आइदर इट पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डजंट मैटर। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, इसके चार्ज पे फोर्स लगेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, that will be oppositely directed to that of the field. तो पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, और नेगेटिव चार्ज जो है आपका वो मूव करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता यह है कि आपके नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, इस तरह से अपने आप को अलाइन करना शुरू करते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से अलाइन करना शुरू करते हैं। अब जब ये इस तरह से अलाइन करना शुरू करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि यहां से देखना, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देता है। इसका मतलब व्हेन दे अलाइन देमसेल्व्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में होता क्या है कि चार्ज जो है अदर देन द सरफेस चार्ज, जो चार्ज सरफेस पे है, उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली यू विल हैव ओनली द चार्जेस ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये समझ लो, ये चार्ज कहीं से आए नहीं है, ये इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर थे, जो दो सरफेस पे इंड्यूस हो गए, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, ये इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर थे जो दो सरफेस पे इंड्यूस हुए हैं, ये कहीं से आए नहीं है या ये कहीं से मूव नहीं हुए हैं, ये वहीं थे, ये सिर्फ इंड्यूस हुए हैं। और ये प्रॉपर्टी ही डाइलेक्ट्रिक को अलग करती है फ्रॉम द नॉर्मल इंसुलेटर्स। नॉर्मल इंसुलेटर में ये नहीं होता, बट डाइलेक्ट्रिक में ये होता है कि चार्जेस गेट्स इंड्यूस्ड ऑन द टू सरफेसेस। जब चार्ज, अच्छा, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी चार्ज डेंसिटी और बाहर जो चार्ज डेंसिटी ये बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए माइनस सिग्मा आई, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को हम कह देंगे प्लस सिग्मा आई। मतलब the charge that has induced on the two surfaces of the dielectric is not same as that of the external charge। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटीज। ठीक है सर। अब क्या यस। होगा सर, अब इस इंडक्शन, ड्यू टू दिस इंडक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, और वो कहाँ इंड्यूस होगी, इसके अंदर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल फील्ड है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर यू विल ऑब्जर्व, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी ई नॉट माइनस ऑफ ई।
क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई नॉट माइनस ऑफ ई आई विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी देयर इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। इसका मतलब बेटा जब भी हम किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, तो नेट फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक वो डिक्रीज हो जाती है ना। और कितना डिक्रीज होती है, उसी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब कि अगर हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में डायलेक्ट्रिक को रखा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस कर देगा, कितना टाइम्स रिड्यूस कर देगा, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है सर, उसी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे डायलेक्ट्रिक मटेरियल का। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय द नेट फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नेट फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या दिस इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल। और हर डायलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, अनडाउटेडली वो अलग अलग होगी, दैट कैन नॉट बी द सेम। ठीक है, तो हर डायलेक्ट्रिक का अपना अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया रे भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हुई, तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल भी तो डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो हमें एक बात मालूम है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आप लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं या पोटेंशियल कम कर देते हैं, तो पोटेंशियल जब कम होगा तो अनडाउटेडली ये पॉइंट तो क्लियर है कि सर व्हेन द पोटेंशियल विल डिक्रीज, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज करे, सॉरी जो हमारा कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इनसाइड द कैपेसिटर। डायलेक्ट्रिक की इसी प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटर में यूज करते हैं कि हम कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं ताकि हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें। और उसकी कैपेसिटेंस के बढ़ने का कॉज क्या है, उसकी कैपेसिटेंस का बढ़ने का एक कॉज तो ये है कि सर हम जब भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करने पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करने पर क्या होगा, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करने पर हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब कैसे इंक्रीज करेगी, चलो इस बात को देख लेते हैं। तो बस फॉर्मूले को देख लो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है। मान लीजिए इसमें हमने कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस टी है, मान लेते हैं, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डी, इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज योर माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर और इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। तो जब भी आप डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के। ये आ जाता है फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस व्हेनेवर यू प्लेस अ डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए पूरे में इंसर्ट कर दें, इफ टी बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू डी, अगर टी डी के बराबर हो जाए, तो इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये टी टी कैंसिल होके ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका मतलब है कैपेसिटेंस विल इंक्रीज के टाइम्स, मतलब जो आपको दो प्लेट के बीच में अगर एयर होता तो जो कैपेसिटेंस आपको मिलता, अगर वहीं पर आप दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक रख देंगे, कंप्लीटली इंसर्ट कर देंगे, पूरा स्पेस आप कंप्लीटली फिल कर देंगे विद द डायलेक्ट्रिक, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतना टाइम्स आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए होगे शायद। यस सर। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। और पूछो, और कुछ अगर इसमें कोई और चीज जो दिक्कत दे रही हो तो। सर बेसिकली वो तो वैसे ही बनता है ना, जब कोई कंडक्टर के हम्म, बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो कैपेसिटर बन जाता है। हाँ बेसिकली ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो अनडाउटेडली कंडक्टिंग प्लेट्स ही तो हैं। कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट्स आप लेते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं। और पूछिए। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, उसमें सर चार अलग अलग शेप्स दे रखी थी, और उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट
फ्लक्स। तो सर एक ऑप्शन भी था जिसमें वो उसमें था कि शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो अब ये सर पूरा क्वेश्चन मुझे जानना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं, ये तो पूरा नहीं क्वेश्चन सर मेरे को पर समझना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा उसमें डाउट था कि जैसे कि उसमें बता रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि हम्म। फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि देयर इज सम गॉसियन सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, एम आई करेक्ट? यही कहना चाह रहे हैं? और यस अलग सर। अलग शेप है, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि ये एक स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, एंड सेम चार्ज आई एम प्लेसिंग इट इन साइड अ क्यूब, एंड सेम चार्ज आई एम प्लेसिंग इन सम कंडक्टर विच हैव एनी इरेगुलर शेप, कुछ भी इस तरह का शेप है ऐसा, और उसके अंदर हमने एक चार्ज क्यू रख दिया है। देखो, गॉस लॉ इटसेल्फ गिव्स द आंसर फॉर दिस, कि आपका जो फ्लक्स है, गॉस लॉ कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो खुद समझो कि फ्लक्स अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी एरिया इंक्लूड हो रहा है बेटा, सर मतलब पर सरफेस की उसका एरिया। हाँ, एक और फॉर्मूला है कि ई ए कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात। अब यहीं पर फर्क समझो, ये जो कॉस थीटा है, दैट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अब एक बात बताओ, इफ यू हैव प्लेस द सेम चार्ज, अगर आपने सेम चार्ज प्लेस किया है, और ये क्या है कि जब ई ए कॉस थीटा आप लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी फील्ड है ना, जो भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हो रही, ये तो है। अगर हम सरफेस बड़ा कर देंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी, और सरफेस अगर हम छोटा कर देंगे तो कम फील्ड लाइंस पास होगी। यहीं यस पर सर। आपको डाउट आ रहा होगा, है ना? फ्लक्स का एक्चुअल मतलब क्या है? फ्लक्स का एक्चुअल मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर जो गॉस लॉ कहता है, वो गॉस लॉ ये कह रहा है कि तुम इमेजिन करो कि अगर हमने कोई चार्ज लिया है और उसको हमने हर तरफ से क्लोज कर दिया, इट इज इनक्लोज, इस बात को पहले समझिएगा कि दिस चार्ज इज इनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है विच विल पास थ्रू द सरफेस। तो ये जो यस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द इनक्लोज चार्ज, है ना? नहीं, यही बात यस समझ में, हर तरफ से आपने इनक्लोज करा हुआ है, इस बात को भी पहले आप लॉजिकली समझें। यू हैव इनक्लोज द चार्ज फ्रॉम ऑल द सरफेसेस और ऑल द साइड्स। तो हर तरफ से जब आपने इनक्लोज कर दिया है, तो अब उसको आप किसी भी तरह के सरफेस में इनक्लोज करें। आप खुद इमेजिन करें कि आप कोई सा भी सरफेस ले लें। अगर हमने एक कूलम का चार्ज लिया है, उसको हर तरफ से हमने इनक्लोज किया है, मान लो कि एक क्यूब के अंदर, और हमने हर तरफ से उसको इनक्लोज किया है एक स्फीयर के अंदर, या हमने उसको हर तरफ से इनक्लोज किया है एक सिलेंडर के अंदर, तो भाई उस चार्ज अगर सेम है, तो उससे निकलने वाली फील्ड लाइन सेम होगी या नहीं होगी? यस सर। तो जब फील्ड लाइन सेम है, तो फील्ड लाइन सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू सेम ही तो होगी। हमेशा इस बात को याद रखो, गॉस लॉ जो है ना, वो फ्लक्स को रिलेट करता है विद द चार्ज। चार्ज अगर सेम लोगे तो फील्ड लाइंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस कैसा है, या इस बात पे डिपेंड करेगी कि चार्ज की वैल्यू कितनी। यस नहीं सर। आया? अब देखो, अब अगर इसी में हम कहें कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कहीं चार्ज बाहर रखा हुआ है, इट इज नॉट इनक्लोज फ्रॉम ऑल द सेम, हमने चार्ज कहीं यहाँ रखा हुआ है, इट इज नॉट इनक्लोज। अगर ये इनक्लोज नहीं है, इससे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही होगी अनडाउटेडली। अब इसमें अगर हम कहें कि हमने ये वाला सरफेस प्लेस करा है, तो इसका एरिया कम है, तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी। अगर हम इसमें कहें कि भाई ये वाला सरफेस हमने प्लेस किया है, तो इसकी एरिया ज्यादा है, तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। उस चार्ज की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर हमने उस चार्ज को इनक्लोज नहीं करा फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो उस चार्ज की जो फील्ड लाइंस है, वो तब डिपेंड करेगी आपके एरिया ऑफ द सरफेस पे। बट अगर चार्ज को हमने हर तरफ से इनक्लोज कर दिया है, एक क्लोज सरफेस ले लिया, तो क्लोज्ड सरफेस अगर आपने ले लिया है, तो भाई जितनी भी फील्ड लाइंस उस चार्ज से निकलेगी, वो पूरी की पूरी फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करेगी, इफ इट इज यस। क्लोज्ड। आ रही बात समझ में? और वो यस। फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? वो फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ उस केस में चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि सरफेस आपने छोटा लिया कि सरफेस आपने बड़ा लिया या किस शेप का लिया, क्योंकि चार्ज अगर सेम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है। ठीक है, इफ द चार्ज इज इनक्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। आई होप कुछ कुछ बात समझ आ गई होगी आपको। यस सर। और पूछिए।
सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कोई एग्जांपल होंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ग्लास भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, माइका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सर क्योंकि ना मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ देम इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो सर मेरे को पता ही नहीं। अब उसमें उसने क्या क्या दिया था, एक बार अगर याद हो तो मुझे बताओ। सर एक तो ग्लास था, और ग्लास इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सर एक सेकंड में पेपर ढूंढते भाई, एक मिनट। सर अभी मिल ही रहा है। चलो जब भी मिले तो पूछ लेना, और पूछो जो याद आए क्वेश्चन अभी। सर कैपेसिटेंस थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द प्लेट का सेंस क्या बनता है कि एरिया। सर ए ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्टेंस, एरिया, थिकनेस और नेचर। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पे। यस सर, एरिया पे करेगा, डिस्टेंस पे करेगा, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे करेगा। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे करेगा बिल्कुल। तो सर थिकनेस पे। थिकनेस पे क्यों डिपेंड करेगा, देखो एक्चुअली में आप जो लेते हो ना वो एरिया, सरफेस एरिया लेते हो, राइट। यस सर। सरफेस एरिया में थिकनेस का कोई काम है। सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यस सर। है ना। तो सरफेस एरिया यस। में थिकनेस का कोई काम नहीं है। तो जब थिकनेस का कोई काम नहीं है, थिकनेस का काम तब होता है जब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। प्लेट की वॉल्यूम पे अगर डिपेंड करता है तो थिकनेस का फिर वहां पर यूज होता है, बिकॉज एरिया इनटू थिकनेस वुड हैव बीन द वॉल्यूम। तो यहाँ पर तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है। सर एक क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का। जी बताइए, कोई भी चैप्टर हो। सर जो कलर कलर कोड होता है जो हम निकालते हैं, वो अगर पॉइंट में हो तब उसका कलर कैसे निकालेंगे? पॉइंट में क्या हो, रेजिस्टेंस। नहीं सर, उसकी वैल्यू, जो इसकी कलर वैल्यू बैंड बेटा। होता है हाँ उसका, जो हाँ। हम कलर कोड निकालते हैं, हाँ तो हाँ। अगर उसमें नंबर हमें गिवन है पॉइंट में, तो हमें उसका कलर निकालना होगा, तो फिर वो कौन कैसे सा नंबर निकलेगा? बेटा, रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं आप। रेजिस्टेंस गिवन हो और कलर निकालना एक तरीका तो ये हो सकता है। यस सर, वही। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है। सर वो क्वेश्चन पूछा था वाइवा में,
लाइक कोई भी अगर पॉइंट में हो नंबर तब क्या आएगा? तो वैल्यू आपकी डेसिमल में आ रही है, लेकिन उसमें डेसिमल में तो आती ही नहीं। अच्छा एक काम करो, आपने जैसे मान लीजिए 1.2 इंटू 10⁶, ये इतना ओम रेजिस्टेंस लिखा, राइट? यस सर। ऐसा ही कुछ पूछना चाह रही हैं आप, तो कुछ नहीं करो, इसको हम 12 इंटू 10⁵ नहीं कर सकते? ओके सर, सोचिए, सर फिर तो खत्म, हो जाएगा। यस सर। बस यही कर दीजिए। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था जी, सर, लिखा है द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर। क्वेश्चन में लिखा है नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट, यस सर। और फिर सर ऑप्शन है पैरेलल करंट रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट, पैरेलल अच्छा, करंट ये जो दे रखा है ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात उसने इस तरह से घुमा के आपसे पूछा है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप याद करिए कि अगर एक वायर ऐसे ले लूं और दूसरा वायर ऐसे ले लूं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा हो और ये पैरेलल हो गया, यस है ना सर। सर? ये पैरेलल है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब एक वायर दोनों वायर में करंट फ्लो करेगा तो दोनों वायर की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें दूसरा वायर है ना, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर पे फोर्स लगाएगी। ठीक है। अब इस वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगी? वो इधर होगी। देखो इस वाले वायर की राइट हैंड थंब रूल करके देखो, इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और इस राइट वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। यहां तक समझ आ रही है बात? देख लो पहले। सर सेक्शन दोनों नहीं समझ करंट आ के रहे वो, डायरेक्शन ऊपर है। राइट हैंड थंब रूल बेटा याद है? राइट हैंड थंब रूल। यस सर। तो राइट हैंड एक तो राइट हैंड थंब रूल होता है जिसमें हम थंब को किसके डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो वी प्लेस करंट। इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? यस सर। हम करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं और करंट की डायरेक्शन में प्लेस करके हम फिंगर को टैप करते हैं। तो अगर हम फिंगर को टैप करेंगे तो इस केस में फिंगर किधर टैप होगा? इस वाले वायर के लिए देखो फिंगर किधर टैप होगा, वन वाली वायर के लिए। सर दोनों में इनवर्ट टैप नहीं होगा? नहीं भाई, कैसे हो जाएगा? एक मिनट रुको, मैं दिखाई दे पा रहा हूँ आपको? यस सर। ये जिसमें करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये ऐसे टैप होगा अंदर की तरफ। और वो जो राइट वाला वायर है ना, जिसको वायर नंबर 2 कह लो आप, राइट वाला जो वायर है जिसको वायर नंबर 2 कहोगे, उसकी डायरेक्शन में थंब रखो। तो वो जो वन वाला वायर है आपके उस वायर के लेफ्ट साइड पे, तो टैपिंग करोगे तो बाहर की तरफ टैप होगा ना, यस सर। ऐसे रखोगे ना। लेफ्ट वाले के लिए हाथ ऐसे रहेगा और राइट वाले के लिए हाथ ऐसे रहेगा, देखो। ठीक अच्छा है। सर, वायर की डायरेक्शन में हाथ रहे। हाँ, जाहिर है कि उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हमें देखना है, उस ओके। पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। अब जब ये कर लिया तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ भाई। राइट सेकंड वाली जो वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इस पे जो आएगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका फोर्स आ गया इस पर। और जो वायर नंबर 1 है उस पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, तो उस पे जो फोर्स आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो इधर आएगा। तो अगर हम पैरेलल कंडक्टर को देखें तो पैरेलल कंडक्टर पे फोर्सेस ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये अट्रैक्टिव नेचर हो गया। तो एंटी पैरेलल अगर करंट होगा तो जो फोर्स आएगा अनडाउटेडली वो रिपल्सिव होगा। समझ गए ओके क्या? सर। यस सर, आगे समझ। वेरी गुड। और कोई?
सर इसी का क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना, किसी का भी। If the RMS current in a 50 hertz AC is 5 ampere, the value of the current 1/300 second after its value becomes 0. एक बार आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, फिर से पढ़िए ना। आसिया, If the RMS current in a 50 hertz circuit is 5 ampere, the value of the current 1/300 seconds after its value becomes 0. देखो करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर आपको आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो आई आर एम एस आपको दे रखा है, तो आई आर एम एस अगर आपको दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखेंगे आप, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, राइट। Yes, sir. तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 मल्टीप्लाइड बाई आर एम एस। आर एम एस की वैल्यू आपने कुछ बोला है मुझे, कितना बोला है, 5, ये 5 5 √2 हो गया, ampere. 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ओमेगा। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, ठीक है। और आपको क्या क्या दे रखा है और फर्दर, Frequency 1 है अपॉन 50 hertz. फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये ओमेगा को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई टी लिख सकते हैं। अच्छा सर मुझे कैसे पता कि ये फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने बार बार बोला है कि जब भी आपको हर्ट्ज यूनिट गिवन हो, हर्ट्ज, तो हर्ट्ज यूनिट जो होती है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो 2 पाई और ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता है, तो 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना, 1/300। तो इसको सॉल्व करिए तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5, 6 हो जाएगा ना, ये 2 और 3 हो जाएगा, तो 5√2 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब 60, 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब ये जो भी आ गया वही आंसर है। Yes, sir. Done, नेक्स्ट, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन, चलो और क्वेश्चन है आप लोगों पे। No, sir, अभी सक्षम, तो नहीं है. सक्षम, नो सर। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहिए, मैं भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि शुड वी स्टार्ट सेकेंड टर्म सिलेबस बिफोर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम और व्हाट, या इसको बाद में स्टार्ट करें आफ्टर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम गेट्स ओवर, सर आफ्टर फर्स्ट टर्म। आफ्टर फर्स्ट टर्म, ये सबका मानना है। आसिया क्या कहती हैं आप। Yes, sir. सर अभी जो संडे को क्लास हुई थी उसमें भी रिवीजन हुआ था या? संडे मैंने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट तो किया था, बट मुझे लगा कि पहले, मुझे ऐसा लगा कि पहले रिवीजन हो और पहले फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम सेकंड टर्म का वो करें, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे जो है ना वो फर्स्ट टर्म के प्रेशर में अभी शायद सेकंड टर्म स्टार्ट करें, तो सेकंड टर्म पे ज्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं सीरियसली, देंगे. हाँ Yes, इम्पोर्टेंस sir. नहीं दें या सीरियसली नहीं ले पाए, तो इसलिए मैं फिर से वापस रिवीजन पे आया हूँ। रिवीजन इन द सेंस, देखो अब रिवीजन के लिए तो यू हैव ऑल द वीडियोस, और जो एडिट करके भी आ गई है आपके पास, तो यू कैन रिवाइज द टॉपिक्स फ्रॉम देयर। रिवीजन का मेरा मकसद ये है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें, डाउट्स पूछें, ठीक है। जितना आप डाउट पूछेंगे इसका मतलब है कि आप उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आप डाउट पूछ रहे हैं,
तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका रिवाइज होता रहेगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि डेरिवेशन तो आना नहीं है, थ्योरी का ये आ सकता है, थ्योरी जो पूछा जाएगा आपको वो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी आपको, अब आपको असाइनमेंट्स भी डल गया होगा, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद क्वेश्चंस पूछें। जितना आप ये करेंगे उतना ज्यादा आपका